कुछ बातचीत होगी, कुछ होगा चर्चाओं का दौर। इसीलिए तुम्हें चाय पे बुलाया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम टीवी का सबसे खास कार्यक्रम नीलकंठ चाय पे चर्चा में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजस्थान इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर फरमान अली जी, ओसवाल स्कूल के प्रिंसिपल हैं विनोद शर्मा जी, अग्रवाल स्कूल के प्रिंसिपल हैं ओम प्रकाश शर्मा जी और माध्यम टीवी के चैनल हेड नीरज जैन सर। आज जिस चर्चा को लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं वो चर्चा जुड़ी हुई है आपसे, हमसे और हम सभी से। ये चर्चा है ऑनलाइन शिक्षा, एजुकेशन और आने वाले समय में बच्चों की शिक्षा और उन्नति और देश के भविष्य पर टिकी हुई है। तो अभी हम जो चर्चा और जिस विषय पर हम बात करेंगे, डॉक्टर फरमान अली जी से पूछेंगे, डॉक्टर साहब किस तरीके से अभी जो रीट की एग्जाम है, रीट की जो भर्ती है, पुलिस की जो भर्ती है, क्या वो कोरोना काल में ठीक है? क्या उससे क्या किस तरीके का इम्पैक्ट आएगा? क्या उससे भयावह हालात होंगे? जी बताइए। कि अभी जो सबसे बड़ी समस्या उपजी थी वो पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में और हमारे देश में भी, राजस्थान में भी, कोरोना महामारी को लेकर इससे कुछ परीक्षाएं और कुछ परीक्षाओं की भर्ती निकलनी थी तो वो स्थगित हो गई। अब इसमें समस्या ये हुआ कि किसी ने शिक्षा मंत्री से पूछा कि रीट की एग्ज़ाम कब होगा। उन्होंने कह दिया 2 सितंबर को, चूँकि मंत्रियों का काम बोलना ही होता है। अब इसमें यह हुआ कि अगर 2 सितंबर को एग्ज़ाम कराया जाता है तो पहले तो फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। अब फॉर्म अप्लाई कराने के लिए कम से कम इसमें क्या होता है, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के जो अभ्यर्थी होते हैं वो 15 लाख के आसपास होते हैं। अब 15 लाख बच्चे जब फॉर्म भरने बाहर निकलेंगे, अगर आज की तारीख में हम इसका जून में वो भर्ती निकाले तो जबकि कोरोना अपने चरम पर है, डेली बढ़ता ही जा रहा है, बिल्कुल, तो 15 लाख बच्चे जब घर से बाहर निकलेंगे या उनके साथ भी कोई ना कोई आएगा, 15 से 20 लाख लोग बाहर निकलेंगे, ई मित्र की तरफ भागेंगे जी तो वहां से क्या होता है, कोरोना महामारी का फैलने का खतरा हो जाएगा जी। इसलिए ये तो अभी भर्ती का फॉर्म निकालना तो उचित ही नहीं है। पहले सब कुछ ठीक हो तो ही ये भर्ती निकलनी चाहिए। और इसका एग्जाम की डेट 2 सितंबर बोला गया है, मौखिक रूप से बोला गया है, लिखित में कुछ नहीं है, तो वो भी एक गलत है। क्योंकि एग्जाम तो हम लोग अगर शांति से करा दें, दिसंबर में करा दें या फरवरी में करा दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसीलिए एक दूसरी समस्या और आई, अभी पुलिस विभाग की में कुछ भर्ती निकली हुई थी, राजस्थान पुलिस की, उसमें भी लगभग 13 से 14 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म एग्जाम देंगे, बड़ा एग्जाम है। अब जब उनका एग्जाम की डेट बता दी कि जुलाई लास्ट में करेंगे, ये भी एक गलत है। मुझे जो लग रहा है ये गलत निर्णय है। रीजन क्या होगा कि जब 13 से 14 लाख बच्चे फॉर्म बाहर एग्जाम देने निकलेंगे, पहली बात तो ये इनका स्कूल में व्यवस्था नहीं है जी, अभी क्लास तो इनसे शुरू हो नहीं पा रही है जी। बोर्ड के एग्जाम अभी जब नहीं हुए हैं। अब शहर में जब ये बच्चे आएंगे एग्जाम देने के लिए तो पूरा शहर जाम हो जाता है। पिछली भर्ती प्रक्रियाओं को इतिहास देखिए। फरमान जी, इसमें एक बात और भी नजर आती है कि जो प्रतियोगिताएं हैं उसके लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए बच्चे निसंदेह अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। ऐसे में अलवर शहर में भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो है अभ्यर्थी रहते हैं, तैयारी करते हैं। जो स्थिति नज़र आ रही है उसके हिसाब से जो किराए पे लेके रहते थे कमरे अपने यहाँ पे, मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन में क्या मकान मालिक उनको अलाउ करेगा? तो क्या उनकी तैयारी पूरी हो पाएगी? उनकी पुस्तकें उनके पास हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि मकान मालिक अलाउ ही नहीं कर रहा है। अभी 1-2% मकान मालिक अलाउ कर रहे हैं। कोरोना महामारी अचानक आई थी, अचानक लॉकडाउन हुआ था, सारे बच्चे गांव चले गए थे, अपनी किताबें भी छोड़कर, इवन कि यहाँ पर अपनी ड्रेस भी छोड़कर चले गए थे। अब किताबें तो वो यहाँ छोड़ के चले गए शहर में। अक्सर कर ये देखा जाता है शहर में ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, चाहे अच्छे कोचिंग हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो और चाहे अच्छी व्यवस्थाएं हों, तो गांव से बच्चे आ जाते हैं शहर में। अब मकान मालिक उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो इससे भी बच्चों में क्या होता है कि एक असंतोष की स्थिति आ गई कि हमारी तो तैयारी ही नहीं है। जी जी जी। तो और मकान मालिक को अलाउ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उसका परिवार। इसी के साथ में एक और महत्वपूर्ण बात आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो ऑनलाइन कोचिंग की एक परंपरा चालू हुई है इस कोविड के दौरान, तो इसमें ऐसा भी सुनने में आया कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जिन्होंने ऑनलाइन के लिए बच्चों को अपने एनरोल किया है, वो लोग ऑफलाइन के लिए उन लोगों को शायद अलाउ नहीं कर रहे। तो कहाँ तक सच्चाई है इस बात में फरमान जी? देखिए, कुछ प्रतिशत तो इसमें सच्चाई है। जैसा अधिकतर हम लोग देखते हैं, हमारे ऐसा नहीं है, मैं भी इंस्टीट्यूट चलाता हूं, लेकिन हमारे क्षेत्र में भी कुछ कमियां हैं और खासियत भी है। जैसे कुछ बड़े इंस्टीट्यूट हैं हमारे अलवर में, जैसे आर्यभट्ट है, राजस्थान इंस्टीट्यूट है, पंत इंस्टीट्यूट है, प्रथम इंस्टीट्यूट है, नरेंद्र तिवारी IAS अकेडमी चलाता है, ये बड़े इंस्टीट्यूट है और ये लोग मैनेज कर लेते हैं बच्चों को। अब इनके पास तो बड़े बड़े हॉल हैं, लेकिन कुछ कोचिंग ऐसे भी हैं जो छोटे छोटे रूम में चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो ये कि ऑनलाइन कोई शिक्षा का आधार नहीं है।
ऑनलाइन क्या है, ऑफिस वर्क तो हो सकता है, शिक्षा कभी नहीं दी जा सकती ऑनलाइन, ये 10% है, ऑफलाइन का 10% है। जी जो जिम्मेवारी ली थी बच्चों की पढ़ाने की, वो ऑफलाइन की ली थी। जी। ओम प्रकाश जी, क्या आप मानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन सार्थक है बच्चों के लिए? जी सर, मेरा मानना है कि ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चा जब क्लासरूम में ऑफलाइन ही संतुष्ट नहीं हो पाता है, कई बार ऐसी स्थिति आ रही है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उसके माइंड में सेट नहीं हो पाते हैं, तो ऑफलाइन पे ही नहीं हो पा रहे तो ऑनलाइन कैसे कर पाएगा। इसलिए मैं तो नहीं मानता कि आज सार्थक, क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, कई जगह तो नेट वगैरह ही नहीं चल पाते हैं आज हमारे, क्योंकि इंटीरियर क्षेत्र में भी, ग्रामीण क्षेत्र परिवेश में भी रहते हैं बच्चे। तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन बिल्कुल भी मैं नहीं कह पाऊंगा कि चल पाएगा, 5% भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि सरकार के पास सुविधा ही नहीं है। आज हमारे नेट ही नहीं चल पा रहे, प्रॉपर व्यवस्था नहीं है हमारे। ओम प्रकाश जी, इसी संदर्भ में जो एक बात निकल कर आती है कि जब आप खुद जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, आपका ये कहना है कि ऑनलाइन से बच्चे संतुष्ट नहीं हो पा रहे, इसी समय अभिभावकों के सामने एक समस्या ये खड़ी हो चुकी है, एक माहौल बन चुका है इस तरह का कि जब ऑनलाइन में 15-20% ही सेटिस्फेक्शन दे पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ट्यूशन फीस को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा है। क्या समाधान नजर आता है आपको कि किस तरीके से स्थितियां सकारात्मक स्वरूप लेंगी? इस समय जो मेन मुख्य मुद्दा जो है वो फीस को लेकर है। अभिभावकों ने अपने ग्रुप बना लिए गए हैं और वो चैटिंग कर रहे हैं इस सब चीज को लेकर, और स्कूल के प्रति कहीं ना कहीं आक्रोश भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये बताइए कि क्या फीस को लेकर क्या भ्रांतियां चल रही हैं और कैसे मैनेज करेंगे? सर, मैं इसमें सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जब एडमिशन्स बच्चे का लिया गया था तो उस समय ऑनलाइन का हमारा कोई सेटअप नहीं था, ऑफलाइन का लिया गया था, पहली बात तो। और पूरा ट्यूशन फीस जो होती है पूरे 12 महीने की सेटअप थी। दूसरी बात, सारे खर्चे हमारे वही हैं, लोन लो, EMI लो, बैंक्स के जो लिए हुए हैं, बस का है, ड्राइवर्स का है, सैलरी है, स्कूल रेंट है, टीचर्स की सैलरी है, तो ये सारे के सारे खर्चे जो के त्यों हैं। आज मुझे बता दीजिए कि पेरेंट्स से हम फीस नहीं लेते हैं, ठीक है, नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, सरकार हमें उसमें सहायता रिलीज करे, सहायता दे, हम बिल्कुल नहीं लेंगे। नहीं, लेकिन इसमें सरकार का भी कहना है कि जिन संस्थाओं ने जो है सरकार के रियायती दरों पर जो भूखंड लिए हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देनी है या उनको कुछ ना कुछ छूट प्रदान करनी है, तो क्या ये तार्किक समाधान होगा आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए? सर, 1 महीने 2 महीने हो सकता है, लेकिन निश्चित मान के चलो इतने लंबे पीरियड के लिए सारी अर्थव्यवस्थाएं आज स्कूल्स की भी गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि सैलरी वगैरह प्रॉपर सारे खर्चे कहाँ से मेंटेन कर पाएंगे जब तक लेंगे नहीं तो। आउटपुट तो हो ही नहीं रहा है। विनोद जी, आप बहुत बड़ी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, बहुत बड़ा स्कूल है और बड़े स्तर का स्कूल चला रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं। क्या मान रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन कितनी सार्थक है और सच में बच्चों को उससे कुछ मिलेगा या बच्चे खोएंगे उसमें? ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में मेरा स्पष्ट मत है, ये 50% तो इसको हम सही कह सकते हैं, परंतु 100% इसलिए सही नहीं कह सकते क्योंकि जहां हम वैधानिक रूप से बच्चों को स्कूल में मोबाइल लाने के लिए दंडित करते थे, गार्जियन को इस चीज़ के लिए हम निर्देश देते थे कि बच्चों के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। आज हम उस दूसरी स्थिति में हम उनसे ये किस प्रकार कहें कि भाई हम ऑनलाइन एजुकेशन देंगे, आपके बच्चे के पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। जहां हमारे देश की आबादी 70% गरीबी वाली है एवं ग्रामीण क्षेत्र वाली है, आज उन गार्जियन को हम उन बच्चों के लिए फ़ोन दिलाने की उनसे इंसिस्ट करें, ये मेरे ख्याल में एक बहुत मुश्किल भरा कदम है। दूसरी रही स्थिति कि अभी ऐसी परिस्थितियां परफेक्टली 2 महीने के अंदर क्रिएट नहीं हुई हैं कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन पर ही सब कुछ फोकस डालना पड़े। मैं सोचता हूं ऑनलाइन इसका एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, 100% उसका। बहुत अच्छी बात कही विनोद जी ने, बहुत अच्छी बात कही। चूंकि परिस्थिति सामने नजर आती है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन है, ऐसी विंडफॉल सिचुएशन है कि आकस्मिक सिचुएशन जिसके बारे में ना सरकार को, ना सिस्टम को, ना अभिभावकों को, ना बच्चों को, हम में से किसी को भी नहीं पता। हमको सबको मिलके इस सिस्टम के साथ अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि बच्चे की जब तक एजुकेशन की बात आती है तो उसके लिए निरंतरता एक महत्वपूर्ण सोपान होता है। बहुत बड़ी बात कही है आपने। एक गैप आ जाता है। अभी देखिए आप, कल ही शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के, उनकी आपस में ऑनलाइन मीटिंग हुई है। उसमें शिक्षा मंत्री ने ये बात कहा भी है, मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री को, कि बच्चों में एक गैप आ गया, यदि एजुकेशनली गैप आ गया तो उसको किस तरीके से फिलअप कर पाएंगे, किस तरीके से भर पाएंगे। फरमान जी, आप बताइए कि क्या जो बच्चों में गैप आ गया एजुकेशनली, 2 महीने बच्चे नहीं पढ़ पाए, 2 महीने बच्चे अपनी तैयारी नहीं कर पाए, किस तरीके से फिलअप कर पाएंगे इसको? देखिए, हम लोग इस फील्ड से जुड़े हुए इस जगत के व्यक्ति हैं। अभी तो स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, स्कूल और कॉलेज की छुट्टियां भी चल रही थी जी। समस्या ये आई है कि स्कूल और कॉलेज में एग्जाम नहीं हो पाए। अब हम लोगों को करना क्या चाहिए कि जैसे जुलाई से बता रहे हैं
हमको बड़े बच्चों से शुरुआत करनी चाहिए। अब बड़े बच्चे राजस्थान में कहाँ मिलेंगे, हम पूरे देश की भी बात करते हैं, वो मिलेंगे कॉलेज और कोचिंग में। बिल्कुल ठीक तो है। कॉलेज और कोचिंग को हम आधार बनाकर प्रशासन, अभिभावक और कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक जो हैं, वहां से शुरुआत सब लोगों को मिलकर करनी चाहिए। तो एक रास्ता मिलेगा हमें। अगर वहां ये चीजें सक्सेस होती हैं तो हम लोग फिर 11वीं 12वीं के स्कूल के बच्चों पर जाए और 9वीं 10वीं तक हम जा सकते हैं। बाकी जो 1 से 5वीं तक बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि उनका तो हमको नवंबर और दिसंबर तक रोकना ही पड़ेगा उन बच्चों को, क्योंकि वो समझदार नहीं है। अभी पूरा प्रशासन और पूरे कोचिंग संस्थान, चाहे अलवर को ही ले ले, अलवर में बड़े कोचिंग है और ये लोग बड़े लंबे समय से हैं यहाँ पर, 20 साल से लोग हैं यहाँ पर, मैं तो 10 साल से ही हूँ। तो ये लोग मैनेज कर लेते हैं चीजों को, हर परिस्थिति से गुजरे हुए हैं। तो अगर इनके साथ प्रशासन मिलकर करेगा तो ये रात रात में अपना परिवर्तन करते हैं। और जब लोग कोरोना महामारी के डर से अंदर सो रहे थे, तो ये लोग अपने बड़े बड़े कमरे बना रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग से कैसे बनाएंगे। बहुत बड़ी बात है आज ये। हमको यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कॉलेज एजुकेशन से और कोचिंग से, चूंकि यहाँ बड़े बच्चे होते हैं सब 20 साल के, 25 साल के, और कोचिंग में तो 40-40 साल के होते हैं। तो हम लोग वहां से एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात फरमान जी ने बोली है, और अभी इसमें एक चीज और समझने की आवश्यकता है हमारे को कि जैसे मान लीजिए राजस्थान में कोटा कोचिंग का एक हब है, लेकिन अभिभावक इस समय डरा हुआ है कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे वहां से माइग्रेट किए हैं, उन्होंने अपने अपने होम टाउन्स की तरफ रुख किया है। तो क्या वो बच्चा वापस कोटा जाएगा या अपने से डिस्टेंस प्लेसेस पे जो एजुकेशन सिस्टम था उसको अडॉप्ट कर पाएगा? तो ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था की तरफ भी हमको बहुत तेजी से ध्यान देना होगा। इसकी भी आवश्यकता कहां तक महसूस करते हैं आप लोग? जी, बच्चे को तो हमको निकालना ही पड़ेगा सावधानी के साथ में पढ़ाई के लिए। अगर एजुकेशन नहीं होगा तो देश पिछड़ जाएगा। कोटा एक बड़ा हब रहा है और वहाँ के मैं एक बार पढ़ रहा था, वहाँ के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है उनके बारे में, तो उन्होंने कोरोना महामारी को देखते हुए अपने कोचिंग तैयार कर लिए हैं। 12वीं का जो बच्चा होता है वो लगभग ये होता है कि 15 से 16 या 17 साल का होता है। तो हम लोग अभी जून में नहीं रुक कर जुलाई अगस्त में हम एक अगर सावधानी से कदम उठाएं तो सारी चीजें चल सकती हैं। नहीं तो अगर असावधानी हुई तो लोग सड़क पर भी गिरकर मर जाते हैं, उनका तो कोई समाधान ही बिल्कुल नहीं। बिल्कुल तो सावधानी ही बचाव है। बिल्कुल विनोद जी, अभी सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कोरोना के साथ ही चलना है और देश को भी आगे बढ़ाना है। कैसे चला पाएंगे एजुकेशन सिस्टम को? ये बिल्कुल ठीक है कि हमें अब नए परिप्रेक्ष्य में कोरोना के साथ आगे चलना है, उसके साथ रहना है। इस संदर्भ में मेरे विचार हैं कि जिस तरह से स्कूल का संचालन करना है, एक रूम में 50 की कैपेसिटी है, तो हम चाहेंगे कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। सोम मंगल बुध फर्स्ट 25 स्टूडेंट क्लास में आए और नेक्स्ट 25 स्टूडेंट जो होंगे वो नेक्स्ट 3 डेज के लिए आएंगे, बृहस्पति शुक्र शनि। इस तरह से एक तो उनमें सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी और इससे जो भीड़भाड़ का जो अंदेशा रहता है वो भी थोड़ा कम होगा। इससे हम निश्चय ही कोरोना से सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा अपने आप को सेव कर पाएंगे। नहीं, कोरोना से तो आप लड़ लेंगे, लेकिन आप लोगों के अंदर एक कंपटीशन की भी भावना है। आज एजुकेशन एक इंडस्ट्रीज बन गई है, आप खुद देख रहे होंगे। तो इस कंपटीशन को कैसे फेस कर पाएंगे? क्योंकि जब आप देखेंगे कि दूसरी स्कूल में और अधिक बच्चे हैं तो फिर कैसे कर पाएंगे ये? मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि प्रत्येक गार्जियन जो अपने बच्चे को प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन दिलाना चाहता है वो उस कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है। तो हमें इस नई परिस्थितियों में गार्जियन को ये आश्वस्त करना पड़ेगा कि हम बच्चों की सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, जो आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है कोरोना से बचने के लिए उन चीज़ों की हम व्यवस्था करेंगे, चाहे वो टनल के द्वारा हो, चाहे वो बच्चों की दूरी में फर्नीचर को दूरी लगाने का हो या बच्चों की संख्या को डिवाइड करने का हो। तो वो गार्जियन स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करेगा और उस हिसाब से वो बच्चे को भेजेगा। तो इसमें कोई कंपटीशन की विशेष बात नहीं है। प्रत्येक स्कूल जो अपना स्कूल चला रहा है उसका प्रबंधक इस चीज़ की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। इसमें हमारा जो कोचिंग सिस्टम है, हम लोगों का कोचिंग में चूंकि ज़्यादा बच्चे होते हैं, हमने इसका दूसरा शेड्यूल किया है। बाकी भारत सरकार और राजस्थान सरकार की एडवाइजरी का तो पालन किया ही जाएगा। जैसे हम लोग जो शिफ्ट होती है हमारे, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट होती है और मॉर्निंग इवनिंग जो शिफ्ट होती है, तो उनको हमने क्या है कि जैसे 7 घंटे एक शिफ्ट को पढ़ाते हैं, तो हमने 3-3, 4-4 घंटा में शिफ्ट बनाई है। वो एक शिफ्ट के बच्चे हमने 3 शिफ्ट में कर दिए। तो इससे क्या है कि उनमें सोशल डिस्टेंसिंग हो पा रही है। और दूसरा ये है कि सभी कोचिंग के बाहर 2 टंकियाँ रखेंगे पानी की, एक सर्फ के पानी की और एक वैसे पानी की। बाकी सैनिटाइज वगैरह सारा पूरी बिल्डिंग होगी
और उसके बाद में हम सारे कोचिंग वाले जैसे बात करते हैं, सभी कोचिंग वाले इस चीज़ को लेकर बहुत फिक्रमंद है कि भाई बच्चों की फीस ली है तो उनको पढ़ाना तो ही, चूँकि एजुकेशन से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ साथ में मास्क हम लोग कंपलसरी कर रहे हैं कि मास्क लगा कर ही आना पड़ेगा। दूसरा, हम लोग कोचिंग वालों में बात चल रही है कि हम लोग हर कोचिंग वाले एक एक दो दो नर्स अपॉइंट करेंगे जो थर्मामीटर से उनका चेक करें, उनको टेम्परेचर चेक करेंगे। तो हम लोग ऐसी सुविधाओं इन पर बात कर रहे हैं, जैसे एक टीचर जो पढ़ाने जाएगा हमारे, तो एक सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़ाएगा, दूसरा जब टीचर आएगा तो वही उसको 2 घंटे और पढ़ाएगा उसी सब्जेक्ट को। तो इस तरह से हम लोग 4 घंटे उसको क्लास देंगे, लेकिन 2 सब्जेक्ट की देंगे, क्योंकि रीट में 9 से 10 सब्जेक्ट होते हैं। जब 10-15 दिन में वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो हम दूसरा वो करेंगे। अल्टरनेट हमें तब तक चलने देंगे तब तक कोई वैक्सीन नहीं आती, इस महामारी से पीछा नहीं छोड़ेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें समझने की जरूरत है कि बच्चों के भविष्य को लेकर हमारे टीचर्स भी प्रयासरत हैं, हमारे इंस्टीट्यूट्स भी प्रयासरत हैं। ऐसे में अभिभावकों के रूप में अभिभावकों के रूप में हमारी जिम्मेदारी जो बनती है कि हमको अपने बच्चे के साथ में अपने आप को मानसिक रूप से इतना प्रिपेयर करना होगा कि ऑनलाइन निश्चित रूप से अभी एजुकेशन का सिस्टम ऐसा नहीं है जिसके लिए हम लोग मानसिक रूप से तैयार हों, लेकिन चूंकि परिस्थिति है, इस परिस्थिति को लेके जब संस्थाएं अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं तो हमारा थोड़ा सा एफर्ट तो करना ही पड़ेगा हमारे को। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो फीस का पार्ट है, ट्यूशन फीस एक महत्वपूर्ण कड़ी है किसी भी संस्था के संचालन में, और दूसरा अहम पार्ट ये भी है कि जब सेशन चलता है तो सेशन को कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी भी उस संस्था की है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही लेवल पे प्रयास भी करने होंगे। संस्थाओं को कॉमन एक फ्रंट पे आके एक कॉमन पैटर्न अडॉप्ट करके कि 3 महीने का सिस्टम ही अडॉप्ट करना है। जब देश में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि मॉरिटोरियम पीरियड पहले 3 महीने का था, उसको 3 महीने और एक्सटेंड किया, ठीक है, उसमें माइक्रो लेवल पे जो चेंजेस थे वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस अपने हिसाब से कर रहे थे, लेकिन ऐसा ही कॉमन एक सिस्टम या सॉल्यूशन अगर हमारे अपने स्कूल्स और कोचिंग्स भी तैयार करने की ये पैटर्न रहेगा। मान लीजिए ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच का डिस्टेंस है तो उसमें बच्चे को नहीं पता, बच्चा तो पढ़ने आ रहा है विश्वास के साथ में, हमें उसको अवगत कराना होगा कि ऑनलाइन के साथ में ऑफलाइन में भी फैसिलिटेट करेंगे तभी जाके उसका रियल पर्पस सॉल्व होगा। तो इन गैप्स को फिल करते हुए अगर हम आगे चलते हैं, मेरा विचार है कि अगर इस तरीके से कॉमन सिटिंग के माध्यम से हम एक कॉमन मैसेज रिलीज कर पाते हैं तो शायद ये कंफ्यूजन भी खत्म होंगे, प्लस सभी काफी सकारात्मक माहौल में आगे भी बढ़ सकेंगे। रूपक जी ओम प्रकाश जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप कि किस तरीके से जो फीस का जो स्ट्रक्चर इस समय बिगड़ा हुआ है, अभिभावकों के मन में जो भ्रांतियां हैं, स्कूल के प्रति जो आक्रोश है, किस तरीके से दूर हो पाएगा? छोटी सी बात में अपनी बात रखिए। सर सबसे पहले तो मैं अभिभावकों को कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि फीस जो है वो एक संस्था की जड़ है, नींव है, उसी से सारी अर्थव्यवस्थाएं उसकी चलती हैं। आप उसे, सरकार ने जैसे गाइडलाइन जारी की आप जून तक ना लें, जुलाई में ले लें, मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि 90% स्कूल्स ऐसी हैं जो जुलाई की अगस्त में भी लेने को तैयार हो जाएंगे, कोई बात नहीं, आपकी व्यवस्थाओं के अनुसार एडजस्ट करेंगे, लेकिन कंपलसरी होगी, कारण सारी व्यवस्थाएं नहीं चल पाएंगी। आज सरकार बिजली बिल, पानी के बिल और सारे लोन्स वगैरह, बैंक्स के EMI वगैरह, ये सारे यदि माफ़ कर देती है तो हम 100% विश्वास दिला रहे हैं पूरे राजस्थान की 45,000 स्कूल्स जो हमारी हैं लगभग, वो सभी की सब पूरी तरह सरकार को सहयोग करने में तैयार है। लेकिन बात ये कि हम उन चीज़ों को भर कैसे पाएंगे ये तो देखें। तो इसलिए हमें अभिभावक सहयोग करें, हम पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार है और करेंगे, ये हमारा विश्वास है। जी, बहुत बड़ी बात कही है। तो देखा साथियों आपने कि इस कोरोना के साथ चलना है, पढ़ना है, पढ़ाना है और देश को आगे ले जाना है। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आप सब लोगों का आभार। नमस्कार। कुछ बातचीत होगी, कुछ होगा चर्चाओं का दौर, इसीलिए तुम्हें चाय पे बुलाया है।